अध्याय 6। पेशेवर सफलता के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बोले। आत्मविश्वास एवं साहस प्राप्त करना और एक समूह से बात करते समय शांत व स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता अधिकांश लोगों की कल्पना का 10वां हिस्सा भी मुश्किल नहीं है। अगर वह ऐसा करने की पर्याप्त इच्छा रखता है तो कोई भी अपनी खुद की अव्यक्त क्षमता को विकसित कर सकता है। वर्षों पहले मिस्टर D.W. गेट नामक एक सज्जन फिलाडेल्फिया में मेरे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद उन्होंने मुझे मैन्युफैक्चरर्स क्लब में उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे अधेड़ उम्र के थे और उन्होंने हमेशा एक सक्रिय जीवन जिया था। वे अपने स्वयं के निर्माण प्रतिष्ठान के प्रमुख थे और चर्च के कार्यों एवं नागरिक गतिविधियों में अग्रणी थे। उस दिन दोपहर का भोजन करते समय वे मेज पर आगे की ओर झुके और बोले, मुझे कई बार विभिन्न सभाओं के सामने बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया। मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूं कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन में इसे दरकिनार किया है। लेकिन अब मैं कॉलेज ट्रस्टीज के एक बोर्ड का अध्यक्ष हूं। मुझे उनकी बैठकों में अध्यक्षता करनी होगी। मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। क्या आपको लगता है कि मेरी इस उम्र में मेरे लिए बोलना सीखना संभव होगा? क्या मुझे लगता है मिस्टर गेट? मैंने कहा। सवाल मुझे लगने का नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सीख सकते हैं और मैं जानता हूं कि आप सीख लेंगे अगर आप अभ्यास करेंगे तथा निर्देशों व अनुदेशों का पालन करेंगे। वे इस पर विश्वास करना चाहते थे, लेकिन यह बहुत रंगीन, बहुत आशावादी लग रहा था। मुझे डर है कि आप केवल दया दिखा रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। आप केवल मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद हमने कुछ समय के लिए एक दूसरे से संपर्क खो दिया। बाद में हम मिले और हमने फिर से मैन्युफैक्चरर्स क्लब में एक साथ लंच किया। हम उसी कोने में उसी टेबल पर बैठे जहां पहली बार बैठे थे। उन्हें हमारी पूर्व की बातचीत याद दिलाते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं तब बहुत ज्यादा आशावादी था। उन्होंने अपनी जेब से लाल चिल्ड वाली एक नोटबुक निकाली और मुझे वार्ताओं एवं तारीखों की एक सूची दिखाई जिनके लिए वे बुक थे, और इनको बनाने की क्षमता उन्होंने स्वीकार किया। मुझे यह करने में जो खुशी मिलती है, वह अतिरिक्त सेवा जो मैं समुदाय को प्रदान कर सकता हूं, ये सब मेरे जीवन की सबसे संतुष्टिदायक चीजों में से है। उससे कुछ समय पहले वॉशिंगटन में एक महत्वपूर्ण निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। जब यह पता चला कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने की योजना बना रहे थे, तो फिलाडेल्फिया के बपतिस्मा देने वाले लोगों ने तार भेजकर उन्हें अपने शहर में आयोजित होने वाली एक बड़ी सामूहिक बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया। और मिस्टर गेट ने मुझे बताया कि शहर के तमाम बपतिस्मा देने वालों में से दर्शकों को इंग्लैंड के प्रमुख का परिचय देने के लिए खुद उन्हें चुना गया था। यह वह व्यक्ति था जो 3 साल से भी कम समय पहले इसी टेबल पर बैठा था और मुझसे सत्यनिष्ठा से पूछ रहा था कि क्या मुझे लगता था कि वह कभी सार्वजनिक रूप से बात कर पाएगा। क्या वह तेजी जिसके साथ वे अपनी बोलने की क्षमता में आगे बढ़े असामान्य थी? बिल्कुल नहीं। इस तरह के सैकड़ों मामले देखे गए हैं। उदाहरण के लिए वर्षों पहले हुई एक और विशिष्ट घटना उद्घृत करते हुए ब्रुकलिन के एक चिकित्सक, जिन्हें हम डॉक्टर कर्टिस कहेंगे, फ्लोरिडा में जायंट्स के प्रशिक्षण मैदान के पास सर्दियां बिताते थे। एक उत्साही बेसबॉल प्रशंसक होने के नाते वे अक्सर उनका अभ्यास देखने जाते थे। कुछ ही समय में उनकी टीम के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और उन्हें टीम के सम्मान में दिए गए एक भोज में आमंत्रित किया गया। कॉफी और नट्स परोसे जाने के बाद कई प्रमुख मेहमानों को कुछ शब्द कहने के लिए बुलाया गया। अचानक एक विस्फोट की अप्रत्याशितता के साथ उसने टोस्ट मास्टर की टिप्पणी सुनी। आज हमारे साथ एक चिकित्सक हैं और मैं डॉक्टर कर्टिस से बेसबॉल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के बारे में बोलने के लिए कहने वाला हूं। क्या वे तैयार थे? बेशक उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी तैयारी थी।
वह लगभग 1/3 सदी से स्वच्छता का अध्ययन कर रहे थे और चिकित्सा का अभ्यास कर रहे थे। वे अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने दाएं या बाएं बैठे व्यक्ति से पूरी रात इस विषय पर बात कर सकते थे, लेकिन खड़े होकर थोड़े से दर्शकों के सामने भी वही बातें कहना, यह अलग बात थी। यह एक पंगु बनाने वाला मामला था। उनके दिल की धड़कनों की रफ्तार 2 गुनी हो गई और वे कैसे बोलेंगे यह सोचकर ही उनकी धड़कनें रुकने लगी। उन्होंने अपने जीवन में कभी सार्वजनिक भाषण नहीं दिया था और उनके सोचे हुए प्रत्येक विचार को अब पंख लग गए थे। अब उन्हें क्या करना चाहिए था? दर्शक तालियां बजा रहे थे, सब लोग उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने केवल तालियों की आवाज और तेज करने का, उनकी मांग बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर कर्टिस, भाषण भाषण की पुकार तथा तेज तथा अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। वे निश्चित रूप से परेशानी में थे। वे जानते थे कि अगर वे उठे तो विफल हो जाएंगे और आधा दर्जन वाक्य भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए वे उठे और बिना एक शब्द कहे अपने दोस्तों की तरफ पीठ करके चुपचाप कमरे से बाहर चले गए, एक बुरी तरह शर्मिंदा और अपमानित व्यक्ति के रूप में। बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रुकलिन वापस आने के बाद उन्होंने जो पहली चीजें की, उनमें से एक सार्वजनिक भाषण के मेरे पाठ्यक्रम में दाखिला लेना था। वे दोबारा उस तरह से शर्मिंदा और गूंगे जैसे होने के लिए तैयार नहीं थे। वे उस तरह के छात्र थे जो एक प्रशिक्षक को प्रसन्न कर देते हैं। वे अत्यधिक गंभीर थे। वे बोलने में सक्षम होना चाहते थे और उनकी इस इच्छा में कोई अनमनापन नहीं था। वे अपनी वार्ताएं बहुत अच्छी तरह तैयार करते थे, पूरी निष्ठा के साथ उनका अभ्यास करते थे और कोर्स का एक भी सत्र नहीं छोड़ते थे। उन्होंने ठीक वही किया जो ऐसा छात्र हमेशा करता है। वे एक ऐसी दर से आगे बढ़े जिसने खुद उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने उनकी सबसे बड़ी आशाओं को पार कर लिया। पहले कुछ सत्रों के बाद उनकी घबराहट कम हो गई और उनका आत्मविश्वास ऊंचा होता गया। 2 महीने में वे ग्रुप के स्टार वक्ता बन गए थे। जल्द ही वे अन्य स्थानों पर बोलने के निमंत्रण स्वीकार कर रहे थे। अब उन्हें इसकी अनुभूति व उल्लास, उससे मिल रहे गौरव और अतिरिक्त मित्र, हर चीज से प्यार हो गया था। न्यूयॉर्क सिटी रिपब्लिकन कैंपेन कमेटी के एक सदस्य ने डॉक्टर कर्टिस की एक सार्वजनिक वार्ता को सुनकर उन्हें शहर में अपनी पार्टी के लिए चुनाव भाषण देने हेतु आमंत्रित किया। उस राजनेता को यह जानकर कितना आश्चर्य हुआ होता कि केवल 1 वर्ष पहले यह वक्ता शर्म व भय की स्थिति में एक सार्वजनिक बैंक्वेट हॉल से उठकर चला गया था, क्योंकि वह दर्शकों के सामने बोलने के भय से जबान नहीं खोल पाया था। आत्मविश्वास एवं साहस प्राप्त करना तथा एक समूह से बात करते समय शांति से और स्पष्ट रूप से सोच पाना अधिकांश लोगों की कल्पना के 10वें हिस्से जितना भी मुश्किल नहीं है। यह केवल गिने चुने संपन्न व्यक्तियों को ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार नहीं है। यह गोल्फ खेलने की योग्यता की तरह है। यदि ऐसा करने की पर्याप्त इच्छा हो तो कोई भी अपनी स्वयं की अव्यक्त क्षमता विकसित कर सकता है। क्या एक छोटा सा भी कारण है जिससे कि आपको दर्शकों के सामने लंबवत स्थिति में भी उतनी ही अच्छी तरह सोचने में सक्षम नहीं होना चाहिए जैसे कि आप बैठे हुए सोच सकते हैं? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि नहीं है। वास्तव में आपको एक समूह का सामना करते समय और अच्छा सोचना चाहिए। उनकी उपस्थिति को आपको उत्तेजित करना चाहिए और ऊपर उठाना चाहिए। कई एक महान वक्ता आपको बताएंगे कि दर्शकों की उपस्थिति एक प्रोत्साहन है, एक प्रेरणा है जो उनके दिमाग को अधिक स्पष्ट रूप से, अधिक ध्यान से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे समय में विचार, तथ्य, अवधारणाएं जो वे नहीं जानते थे कि उनके पास हैं, बहते हुए उनके पास आ जाती हैं, जैसे कि हेनरी बीचर ने कहा था, और उन्हें बस आगे बढ़कर उनके ऊपर अपना हाथ रखना होता है। वही आपका अनुभव होना चाहिए। यह संभवत होगा भी जब आप अभ्यास करेंगे और दृढ़ रहेंगे। हालांकि इस चीज के लिए आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। प्रशिक्षण व अभ्यास
आपके दर्शकों के भय को दूर कर देगा और आपको आत्मविश्वास एवं एक अदम्य साहस देगा। यह मत सोचिए कि आपका मामला असामान्य रूप से कठिन है। वे भी जो आगे जाकर अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि बन गए थे, अपने करियर की शुरुआत में इस अंध भय और लचीलेपन से पीड़ित थे। विलियम जेनिंग्स ब्रायन, युद्ध चिन्हित दिग्गज जो वे थे, ने स्वीकार किया था कि अपने पहले प्रयासों में उनके घुटने भी एक साथ काफी टकराते थे। मार्क ट्वेन जब पहली बार व्याख्यान देने के लिए खड़े हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका मुंह रुई से भर गया है और उनकी नाड़ी ऐसे चल रही है जैसे किसी दौड़ का पुरस्कार जीतने के लिए भाग रही हो। ग्रांट ने विक्सबर्ग पर कब्जा किया और उस समय तक दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को जीत दिलाई। फिर भी जब उन्होंने लोगों के सामने बोलने का प्रयास किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें लोकोमोटर एटेक्सिया, गति भंग से काफी मिलती जुलती कोई चीज थी। इतने सारे वक्ताओं के करियर देखने और उनके विकास में कुछ हद तक सहायता करने के बाद लेखक को हमेशा खुशी होती है जब एक छात्र के पास शुरुआत में निश्चित मात्रा में संपादन व घबराहट की स्थिति होती है। वर्ता देने में एक निश्चित जिम्मेदारी होती है, भले ही यह केवल 2 दर्जन पुरुषों व महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक बैठक में हो। एक तरह का तनाव, एक तरह का संघर्ष, एक तरह का उत्साह। वक्ता को एक अच्छी नस्ल के घोड़े की तरह होना चाहिए जो लगाम लगाने पर तनाव की स्थिति में होता है। महान सिसेरो ने 2000 वर्ष पहले कहा था कि वास्तविक योग्यता की सभी वर्ताओं की विशेषता घबराहट रही है। वक्ता अक्सर इसी भावना का अनुभव रेडियो पर बोलते समय भी करता है। इसे माइक्रोफोन का भय कहा जाता है। जब चार्ली चैपलिन ऑन एयर होते थे तो उनका भाषण लिखा हुआ होता था। उन्हें निश्चित रूप से दर्शकों की आदत थी। उन्होंने सन 1912 में अ नाइट इन अ म्यूजियम हॉल शीर्षक के एक विंडवॉल स्केच के साथ इस देश का दौरा किया था। उससे पहले वे इंग्लैंड में एक वैध मंच पर थे। फिर भी जब वे गद्देदार कक्ष में जाकर माइक्रोफोन का सामना करते थे तो उन्हें पेट में जो हलचल महसूस होती थी वह उस सनसनी से अलग नहीं होती थी जो एक व्यक्ति को फरवरी के तूफानी महीने में अटलांटिक पार करने पर होती है। सार्वजनिक रूप से एक अच्छा वक्ता बनने के आपके प्रयासों से अधिकतम लाभ पाने के लिए और इसे तेजी से प्रेक्षण के साथ प्राप्त करने के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली, एक मजबूत और निरंतर इच्छा के साथ शुरुआत करें। आप जितना समझते हैं यह शायद उससे कहीं अधिक महत्व रखता है। यदि कोई प्रशिक्षक अभी आपके मन व हृदय में देख सकता और आपकी इच्छाओं की गहराई का पता लगा सकता तो वह निश्चित रूप से आपके द्वारा की जाने वाली प्रगति की गति को पूर्व निर्धारित कर सकता था। यदि आपकी इच्छा फीकी और पिलपिली है तो आपकी उपलब्धियां भी उसी रंग व स्थिरता की होंगी। लेकिन यदि आप दृढ़ता के साथ अपने विषय के पीछे जाते हैं, उस ऊर्जा के साथ जिससे एक बुलडॉग एक बिल्ली के पीछे जाता है, तो इस आकाश गंगा के नीचे कोई भी चीज आपको हरा नहीं पाएगी। इसलिए इस स्वास्थ्य के लिए अपने उत्साह को जगाएं, इसके लाभों की गणना करें। डॉलर और सेंट में इसका क्या मतलब हो सकता है और इसका क्या मतलब होना चाहिए, इसके बारे में सोचें। यह सोचें कि सामाजिक रूप से इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है। उन मित्रों के बारे में सोचें जो यह लाएगा। उस व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि के बारे में सोचें जो यह लाएगा। उस नेतृत्व के बारे में सोचें जो यह आपको देगा। और यह आपकी सोची हुई या कल्पना की हुई लगभग किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में अधिक तेजी से नेतृत्व देगा। चॉन्सी एम डेप्यू के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती जो इतनी जल्दी उसके लिए करियर एवं सुरक्षित पहचान बना सके जितनी की स्वीकार्य रूप से बोलने की क्षमता। फिलिप डी आर्मर ने लाखों लोगों को एकत्र कर लेने के बाद कहा था, मैं एक महान पूंजीवादी होने के बजाय एक महान वक्ता होना पसंद करता। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी लालसा हर शिक्षित व्यक्ति को होती है। एंड्रयू कार्नेगी की मृत्यु के बाद उनके कागजात के बीच उनके जीवन की योजना मिली जो तब बनाई गई थी जब उनकी उम्र 33 वर्ष की थी।
उन्होंने तब महसूस किया कि 2 और वर्षों में वे अपने व्यवसाय की ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे उनकी वार्षिक आय $50,000 हो जाए। इसलिए उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने का, ऑक्सफोर्ड जाकर गहन शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक रूप से बोलने पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव रखा। संतोष व खुशी की उस चमक के बारे में सोचें जो इस नई शक्ति के अभ्यास से बढ़ेगी। लेखक ने दुनिया के काफी बड़े हिस्से की यात्रा कर अनेक और विविध अनुभव प्राप्त किए हैं, लेकिन सीधी व स्थायी आंतरिक संतुष्टि के लिए वह कुछ ही चीजों के बारे में जानता है जिनकी तुलना दर्शकों के सामने खड़े होने और लोगों को आपके बाद आपके विचारों के बारे में सोच लेने के लिए मजबूर कर देने से की जा सकती है। यह आपको एक मजबूती की भावना, एक शक्ति का एहसास देगा। यह आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि के गौरव को पसंद आएगा। यह आपको आपके साथी पुरुषों व महिलाओं से अलग बनाएगा और उनसे ऊपर उठाएगा। इसमें एक जादू है और एक कभी ना भूलने वाला रोमांच। शुरू करने से 2 मिनट पहले एक वक्ता ने स्वीकार किया, मैं शुरू करने के बजाय कोड़े खाना पसंद करूंगा, लेकिन समाप्त करने से 2 मिनट पहले मैं रुकने की बजाय गोली खाना पसंद करूंगा। प्रत्येक प्रयास में कुछ लोगों के दिल कमजोर हो जाते हैं और वे रास्ते में गिर जाते हैं। इसलिए जब तक आपकी इच्छा बेहद तीव्र ना हो जाए, तब तक आपको सोचते रहना चाहिए कि इस योग्यता का आपके लिए क्या अर्थ होगा। आपको इस कार्यक्रम को एक उत्साह के साथ शुरू करना चाहिए जो आपको अंत तक विजयी बनाकर ले जाएगा। इन अध्यायों के पठन के लिए सप्ताह की एक निश्चित रात निर्धारित करें। संक्षेप में, आगे बढ़ने को जितना संभव हो सके आसान बनाएं, पीछे हटने को जितना संभव हो कठिन बनाएं। जब जूलियस सीजर गॉल से चैनल पर रवाना हुए और अपने दिग्गजों के साथ उस स्थान पर उतरे जो अब इंग्लैंड है, तो उन्होंने अपने हथियारों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? एक बहुत अच्छी बात उन्होंने यह की कि अपने सैनिकों को डोवर की चाक चट्टानों पर रोक दिया और 200 फीट नीचे लहरों के नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि हर उस जहाज को जिसमें उन्होंने चैनल पार किया था, आग की लाल लपटों ने निगल लिया था। दुश्मन के देश में महाद्वीप से अंतिम संपर्क टूटने के साथ पीछे हटने के अंतिम साधन जला दिए जाने के बाद अब उनके लिए एक ही काम करना बाकी था, आगे बढ़ना, विजय प्राप्त करना, और उन्होंने ठीक वही किया। ऐसा था महान सीजर का जोश। तो क्यों ना आप भी इसे अपना बना लें, दर्शकों के इस मूर्खतापूर्ण डर को खत्म करने के इस युद्ध में। दूसरी, अच्छी तरह से जान ले कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जब तक एक व्यक्ति विचार करके अपनी वार्ता की योजना नहीं बना लेता और जान नहीं लेता कि वह क्या कहने जा रहा है, वह अपने दर्शकों का सामना करते समय बहुत सहज महसूस नहीं कर सकता। वह अंधे का नेतृत्व कर रहे अंधे की तरह होता है। ऐसी परिस्थितियों में आपके वक्ता को आत्मसंचेत होना चाहिए, पश्चाताप महसूस करना चाहिए, अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं वर्ष 1881 के पतझड़ में विधायिका के लिए चुना गया था। टेडी रूजवेल्ट ने अपनी आत्मकथा में लिखा और खुद को उस नकाय का सबसे युवा व्यक्ति पाया। अन्य सभी युवाओं और अनुभवीन सदस्यों की तरह मुझे खुद को बोलना सिखाने में काफी कठिनाई हुई। मैंने एक कट्टर वृद्ध देशवासी की सलाह से बहुत कुछ हासिल किया, जो अनजाने में वेलिंगटन के ड्यूक का भवानुवाद कर रहे थे, जिन्हें खुद किसी और का भवानुवाद करने में संदेह नहीं था। सलाह यह थी, तब तक ना बोलें जब तक आप सुनिश्चित ना हो कि आपके पास कहने के लिए कुछ है और आप जानते ना हो कि वह क्या है। फिर उसे कहें और बैठ जाएं। इस कट्टर वृद्ध देशवासी को रूजवेल्ट को घबराहट पर काबू पाने के लिए एक और उपाय बताना चाहिए था। उसे यह जोड़ना चाहिए था, आपको अपनी शर्म दूर करने में मदद मिलेगी यदि आप दर्शकों के सामने करने का कोई काम ढूंढ लें। यदि आप कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखें, या नक्शे पर एक बिंदु को इंगित करें, या एक टेबल को स्थानांतरित करें, अथवा एक खिड़की को खोलें, या फिर कुछ पुस्तकों और कागजात को इधर से उधर रखें। एक उद्देश्य के साथ की गई कोई भी शारीरिक क्रिया आपको अधिक सहज महसूस करने में मदद कर सकती है।
सच है, ऐसी चीजें करने के लिए हमेशा एक बहाना ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन यह एक सुझाव है। आप इसका उपयोग कर सकें तो करें, लेकिन इसका उपयोग शुरुआत के कुछ अवसरों पर ही करें। एक बच्चा चलना सीख जाने के बाद कुर्सियों से नहीं चिपकता है। तीसरी, आत्मविश्वास के साथ काम करें। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर विलियम जेम्स ने लिखा था, कार्रवाई भावना का पालन करती प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई एवं भावना एक साथ चलती हैं और कार्रवाई को विनियमित करें, जो कि इच्छा शक्ति के अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। हम अप्रत्यक्ष रूप से उस भावना को नियंत्रित कर सकते हैं जो नहीं है। इस प्रकार खुशहाली के लिए समप्रभु स्वैच्छिक मार्ग। अगर हमारा सहज उत्साह खो जाता है, खुशी के साथ बैठना और ऐसे अभिनय करना एवं बोलना है जैसे कि खुशहाली पहले से ही मौजूद थी। अगर इस तरह का आचरण आपको खुश नहीं कर सकता, तो उस अवसर पर कुछ और आपको खुश नहीं कर सकता। इसलिए साहसी महसूस करने के लिए ऐसे काम करें जैसे कि हम साहसी हैं। अपनी संपूर्ण इच्छा का उस उद्देश्य के लिए उपयोग करें और बहुत संभावना है कि डर के दौरे का स्थान एक साहस का दौरा ले लेगा। प्रोफेसर जेम्स की सलाह को लागू करें। दर्शकों का सामना करते समय साहस पैदा करने के लिए ऐसे दिखाएं जैसे वह आपके पास पहले से हैं। बेशक जब तक कि आप तैयार नहीं होंगे, दुनिया भर के अभिनय से भी आपको अधिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यह मानकर कि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, तेज कदमों से जाएं और एक गहरी सांस लें। बल्कि दर्शकों के सामने जाने से पहले 30 सेकंड गहरी सांसें लें। ऑक्सीजन की बढ़ती हुई आपूर्ति आपको संभाल लेगी और आपको हिम्मत देगी। महान गायक जीन डी रेजके कहा करते थे कि जब आपकी सांस ऐसी हो कि आप उस पर बैठ सकें, तो घबराहट गायब हो जाती है। हर युग में, हर काल में लोगों ने हमेशा साहस की प्रशंसा की है। इसलिए चाहे आपका दिल अंदर से कितनी भी तेजी से धड़क रहा हो, बहादुरी से आगे बढ़ें, रुकें, स्थिर रहें और ऐसे दिखाएं जैसे आपको इस काम से प्यार हो। अपनी पूरी लंबाई में तनकर खड़े हो जाएं, सीधे अपने दर्शकों की आंखों में देखें और ऐसे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करें जैसे उनमें से प्रत्येक आपका देनदार है। कल्पना करें कि वे हैं। कल्पना करें कि वे आपसे कर्ज के विस्तार की भीख मांगने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। आपके ऊपर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव लाभप्रद होगा। घबराहट में अपने कोट के बटन को खोलने व बंद करने का काम ना करें। अपने मनकों से ना खोलें और ना ही अपने हाथों को अनिश्चितता से टटोलें। यदि आपको घबराहट भरी कोई हरकत करनी है, तो अपने हाथों को पीठ के पीछे रखें और अपनी उंगलियों को वहां घुमाएं जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता, या अपने पैरों की उंगलियों को दबाएं। एक सामान्य नियम के रूप में एक वक्ता के लिए फर्नीचर के पीछे छिपना बुरा होता है, लेकिन पहले कुछ अवसरों के लिए एक मेज या कुर्सी के पीछे खड़ा होना और उन्हें कसकर पकड़ना आपको थोड़ा साहस दे सकता है। या फिर आप अपनी हथेली में एक सिक्का मजबूती से पकड़ सकते हैं। टेडी रूजवेल्ट ने अपने चारित्रिक साहस और आत्मनिर्भरता को कैसे विकसित किया? क्या उन्हें प्रकृति द्वारा एक साहस और जोश की भावना से संपन्न किया गया था? बिल्कुल नहीं। एक बीमार और अजीब लड़का होने के नाते वे अपनी आत्मकथा में स्वीकार करते हैं, एक युवा के रूप में मुझे पहले अपने स्वयं के कौशल को लेकर घबराहट व अविश्वास था। मुझे ना केवल अपने शरीर के संबंध में, बल्कि अपनी आत्मा और भावना के संबंध में भी अपने आप को दर्द एवं शर्म से प्रशिक्षित करना पड़ता था। सौभाग्य से उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने परिवर्तन को कैसे प्राप्त किया। जब मैं बालक था, वे लिखते हैं, मैंने मारियत की एक पुस्तक में एक परिच्छेद पढ़ा था जिसने मुझे हमेशा प्रभावित किया। उस परिच्छेद में एक छोटे ब्रिटिश युद्ध का कप्तान नायक को समझा रहा है कि निडरता का गुण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि शुरू में लगभग हर आदमी कार्रवाई शुरू करते समय भयभीत हो जाता है, लेकिन जिस कार्य का पालन करना चाहिए वह यह है कि आदमी को अपने आप पर ऐसी पकड़ बनाए रखनी है कि वह इस तरह कार्य कर सके जैसे कि वह भयभीत नहीं हो।
लंबे समय तक इस अभिनय को जारी रखने के बाद यह दिखावे से वास्तविकता में बदल जाता है और वह आदमी केवल निडरता का अभ्यास करने से सच में निडर बन जाता है, जबकि वह उसे महसूस नहीं करता। मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मारियत की नहीं। यह वही सिद्धांत था जिस पर मैं चला था। ऐसी विभिन्न प्रकार की चीजें थीं जिनसे मैं पहले डरता था, भूरे भालुओं से लेकर औसत घोड़ों और बंदूकधारियों तक। लेकिन यह नाटक करते करते कि मैं डरता नहीं था, मैंने धीरे धीरे डरना बंद कर दिया। यदि वे चाहें तो अधिकांश लोगों को यही अनुभव हो सकता है। आपको भी ठीक यही अनुभव हो सकता है यदि आप चाहें तो। युद्ध में मार्शल फॉन्च ने कहा था, सबसे अच्छा बचाव है आक्रामक होना। तो अपने डरों के खिलाफ आक्रामक हो जाएं, उनसे मिलने के लिए बाहर जाएं, उनसे युद्ध करें, हर मौके पर उन्हें निर्भीकता से जीतें। एक संदेश लें और फिर अपनी कल्पना एक वेस्टर्न यूनियन के लड़के के रूप में करें जिसको उसे डिलीवर करने का निर्देश मिला है। हम लड़के पर अधिक ध्यान नहीं देते, हमें टेलीग्राम में दिलचस्पी होती है, बात संदेश की है। अतः अपना ध्यान उस पर रखें, अपना दिल उसमें रखें, उसे अपनी हथेली के पिछले हिस्से की तरह जानें, उस पर भावना के साथ विश्वास करें। फिर अपनी बात ऐसे रखें जैसे आप उसे कहने के लिए दृढ़ थे। ऐसा करें तो संभावना है कि आप जल्द ही इस अवसर के स्वामी होंगे और स्वयं के भी स्वामी होंगे। चौथी, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अंतिम बिंदु जो हमें यहां बताना है वह सशक्त रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही आप अब तक पढ़ी गई सभी बातों को भूल जाएं, लेकिन इसे याद रखें, बोलने में आत्मविश्वास विकसित करने का पहला तरीका, अंतिम तरीका, कभी ना भूलने वाला तरीका है बोलना। वास्तव में पूरा मामला अंत में एक ही आवश्यक चीज पर सिमट जाता है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। यही इसकी अनिवार्य शर्त है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। रूजवेल्ट ने चेतावनी दी थी, कोई भी शुरुआती बक फीवर के लिए उपयुक्त होता है। बक फीवर तीव्र तांत्रिका उत्तेजना की एक स्थिति है जो डरपोकपन से पूरी तरह से अलग हो सकती है। यह किसी व्यक्ति को बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने पहली बार बोलते समय प्रभावित कर सकता है, उसी प्रकार जैसे उसे पहली बार एक हिरण देखने पर या युद्ध में जाने पर कर सकता है। इस तरह के आदमी को साहस की नहीं बल्कि तांत्रिका नियंत्रण की, ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। यह उसे केवल वास्तविक अभ्यास से मिल सकता है। उसे आत्म निपुणता की आदत और बार बार अभ्यास से अपनी नसों को पूरी तरह नियंत्रण में कर लेना चाहिए। यह काफी हद तक आदत की बात है। निरंतर प्रयास और इच्छा शक्ति के बार बार अभ्यास के अर्थ में अगर आदमी के पास सही सामान है तो वह इसके प्रत्येक अभ्यास के साथ और मजबूत होता जाएगा। आप अपने दर्शकों के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका कारण क्या है। भय अज्ञानता और अनिश्चितता का प्रतीक है। प्रोफेसर रॉबिन्सन द माइंड इन द मेकिंग में कहते हैं। दूसरी तरह से कहते हुए यह आत्मविश्वास में कमी का परिणाम है। इसका कारण क्या है? यह इस बात को ना जानने का परिणाम है कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं यह ना जानने का कारण है अनुभव की कमी। जब आपके पिछले सफल अनुभवों का रिकॉर्ड होगा, आपके डर गायब हो जाएंगे। वे जुलाई के सूरज की चमक में रात की धुंध की तरह पिघल जाएंगे। एक बात निश्चित है कि तैरना सीखने का स्वीकार्य तरीका है पानी में कूद जाना। आप इस पुस्तक को काफी समय से पढ़ रहे हैं, क्यों ना अब इसे एक किनारे रख दें और हाथ में आए असली काम में व्यस्त हो जाएं। अपना एक विषय चुनें, अधिमानतः जिस पर आपको कुछ जानकारी हो, और 3 मिनट की वार्ता का निर्माण करें। वार्ता का अभ्यास करें अपने आप कई बार। फिर यदि संभव हो तो इसे उस समूह के सामने जिसके लिए यह तैयार की गई है, या दोस्तों के समूह के सामने अपने संपूर्ण बल और शक्ति को प्रयास में डालकर बोलें। एक वार्ता की शुरुआत कैसे करें? मैंने एक बार डॉक्टर लिन हैरल्ड ह्यूज,
जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, से पूछा कि वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था जो एक वक्ता के रूप में उनके लंबे अनुभव ने उन्हें सिखाया था। 1 मिनट विचार करने के बाद उन्होंने जवाब दिया, एक आकर्षक शुरुआत, कुछ ऐसी जो तुरंत ध्यान आकर्षित कर ले। वे पहले से ही अपनी शुरुआत और समापन दोनों के सटीक शब्दों की योजना बना लेते थे। जॉन ब्राइट भी ऐसा ही करते थे, ग्लैडस्टोन भी करते थे, वेबस्टर करते थे, लिंकन करते थे तथा सामान्य ज्ञान और अनुभव रखने वाले लगभग प्रत्येक वक्ता ऐसा करते हैं। लेकिन क्या एक नौसिखिया ऐसा करता है? शायद ही वह कभी योजना बनाने में समय लगाता है। विचार की आवश्यकता होती है, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। मस्तिष्क का कार्य एक दर्दनाक प्रक्रिया है। थॉमस एडिसन ने सर जोशुआ रेनॉल्ड्स का यह उदाहरण अपने संयंत्रों की दीवारों पर खुदवाया था। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसका सहारा एक व्यक्ति सोचने के वास्तविक श्रम से बचने के लिए नहीं लेगा। नौसिखिया आमतौर पर उस पल की प्रेरणा पर भरोसा करता है जिसके साथ उसे परिणाम मिलता है। खतरे से और जिन से घिरा है वह मार्ग जिस पर उसे भटकना है। सर लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, जिन्होंने एक मामूली साप्ताहिक वेतन पाने से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली समाचार पत्र के मालिक बनने तक की अपनी लड़ाई लड़ी, ने कहा था कि पास्कल के इन 5 शब्दों ने सफल होने में उनकी जितनी सहायता की थी उतनी उनकी पढ़ी हुई और किसी चीज ने नहीं की थी। पूर्व अनुमान लगाना शासन करना है। जब आप अपनी वार्ता की योजना बना रहे हो तो आपकी मेज पर होने के लिए यह भी एक सबसे अच्छा आदर्श वाक्य है। पूर्वानुमान लगाएं कि आप किस तरह शुरुआत करने वाले हैं जब मस्तिष्क आपके कहे हर शब्द को समझने के लिए ताजा हो। पूर्वाभ्यास करें कि आप कौन सा प्रभाव अंत में छोड़ने जा रहे हैं जब उसे काटने के लिए और कुछ नहीं होगा। अरस्तु के दिनों से इस विषय पर पुस्तकों ने भाषण को 3 खंडों में विभाजित किया है: परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। तुलनात्मक रूप से हालिया समय तक परिचय अक्सर एक बग्घी की सवारी जितने इत्मीनान से दिया जाता था, और वास्तव में दिया भी जा सकता था। वक्ता तब समाचार लेने वाला और मनोरंजन प्रदान करने वाला दोनों होता था। 100 साल पहले वह अक्सर समुदाय में वह स्थान भर देता था जो आज अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, फिल्म थिएटर द्वारा भरा जाता है। लेकिन स्थितियों में आश्चर्यजनक बदलाव आया है। दुनिया बदल गई है। पिछले 100 वर्षों में आविष्कारों ने जीवन को पूर्व में बेलशाजर और नेबुशेडनेजर के समय से सभी युगों की तुलना में अधिक गति की है। यदि आप एक परिचय का उपयोग करने वाले हैं तो मेरा विश्वास करें, उसे एक बिलबोर्ड विज्ञापन जितना छोटा होना चाहिए। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और वार्ताकार को समय की अधीर गति के अनुरूप चलना चाहिए। यह औसत आधुनिक दर्शक के स्वभाव के बारे में है। कुछ कहना है? ठीक है, चलो जल्दी से कहो और बिना बनावट के कहो। कोई वक्तृत्व नहीं, हमें जल्दी से तथ्य बताओ और बैठ जाओ। जब वुड्रो विल्सन ने पनडुब्बी युद्ध पर अल्टीमेटम जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल पर कांग्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने अपने विषय की घोषणा की और इस विषय पर दर्शकों का ध्यान मात्र कुछ शब्दों के साथ केंद्रित किया। देश के विदेशी संबंधों में एक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके बारे में आपको बहुत स्पष्ट रूप से सूचित करना मेरा सीधा कर्तव्य है। नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी के सेल्स मैनेजर ने अपने कर्मचारियों से एक वार्ता की शुरुआत इस अंदाज में की। इस परिचय में केवल 3 वाक्य थे और वे सभी सुनने में आसान थे। उन सभी में शक्ति और प्रेरणा थी। आप लोग जो आदेश प्राप्त करते हैं वे लोग हैं जिन्हें फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं को जारी रखना है। गर्मियों के पिछले 2 महीनों के दौरान हमारी चिमनी से निकलने वाले धुएं की मात्रा परिदृश्य को एक बड़ी सीमा तक काला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब जबकि बुरे दिन खत्म हो गए हैं और व्यापार पुनरुद्वार का मौसम शुरू हो गया है, तो हम आपसे इस विषय पर एक छोटा व तीखा अनुरोध कर रहे हैं। हम और अधिक धुआं चाहते हैं। लेकिन क्या अनुभवहीन वक्ताओं को आमतौर पर अपनी वार्ता की शुरुआत में ऐसी सराहनीय तेजी और सफलता प्राप्त होती है?
अधिकांश अप्रशिक्षित और अकुशल वक्ता दो में से किसी एक तरीके से शुरुआत करते हैं और ये दोनों ही खराब हैं। आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। एक तथाकथित हास्य कथा के साथ शुरुआत करने से सावधान रहें। किसी शोचनीय कारण से नौसिखिया अक्सर महसूस करता है कि उसे एक वक्ता के रूप में मजाकिया होना चाहिए। ध्यान रहे, वो स्वभाव से विश्वकोश की तरह गंभीर हो सकता है, हंसी मजाक से पूरी तरह रहित। फिर भी जिस क्षण वह बोलने के लिए उठता है, वो कल्पना करता है कि उसे अपने ऊपर मार्क ट्वेन की आत्मा उतरती महसूस हो रही है या होनी चाहिए। इसलिए वह हास्य कहानी के साथ शुरू करने का इच्छुक रहता है, खासकर यदि अवसर रात के खाने के बाद का हो। होता क्या है? संभावना 20 से 1 है कि इस नए बने कथावाचक का वर्णन, उसका तरीका एक शब्दकोश जितना भारी हो। संभावना यह है कि उसकी कहानियां क्लिक ना करें। महान हैमलेट की अमर भाषा में वे थकी हुई, बासी, सपाट और लाभहीन साबित होती है। यदि एक मनोरंजन करने वाला सीट के पैसे देकर आने वाले दर्शकों के सामने कई बार इस तरह से विफल रहता है, तो वे उसे हूट करते हैं और चिल्लाते, इसे भगाओ। लेकिन एक वक्ता को सुनने वाला औसत समूह बहुत सहानुभूतिपूर्ण होता है, इसलिए सरासर दान की भावना से वे कुछ एक बार हंसने की पूरी कोशिश करेंगे, जबकि दिल की गहराई में वे भावी हास्य वक्ता पर उसकी विफलता के लिए तरस खाते हैं। वे खुद भी असहज महसूस करते हैं। क्या आपने समय समय पर इस तरह की असफलता नहीं देखी है? भाषण देने के पूरे कठिन दायरे में दर्शकों को हंसाने की क्षमता से अधिक कठिन और अधिक दुर्लभ क्या है? हास्य एक हेयर ट्रिगर मामला है। यह बहुत कुछ वैयक्तिकता की, व्यक्तित्व की बात है। याद रखें, कहानी शायद ही कभी अपने आप में मजेदार होती है। वह उसका कहने का तरीका है जो उसे सफल बनाता है। आप उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो सकते हैं जिनके पास हास्य का दुर्लभ उपहार है। यदि हां, तो उसे हर प्रकार से विकसित करें। आप जब भी बोलेंगे, आपका 3 गुना अधिक स्वागत होगा। लेकिन अगर आपकी प्रतिभा अन्य दिशाओं में निहित है, तो आपके लिए चौसी एम डेप्यू का आवरण पहनने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण होगा और इसे उच्च राजद्रोह होना चाहिए। यदि आप उनके और लिंकन के तथा जॉब हेजेस के भाषणों का अध्ययन करेंगे, तो शायद आप उनकी सुनाई कुछ कहानियों पर आश्चर्यचकित होंगे। विशेष रूप से उनके भाषण की शुरुआत में एडविन जेम्स कैटल ने मुझसे कहा था कि उन्होंने कभी भी केवल हास्य की खातिर एक मजेदार कहानी नहीं सुनाई थी। उसके लिए प्रासंगिक होना, किसी एक बिंदु को स्पष्ट करना आवश्यक था। हास्य को केवल केक के ऊपर की फ्रॉस्टिंग होना चाहिए, परतों के बीच की चॉकलेट होना चाहिए, केक नहीं। इन संयुक्त राज्यों में सबसे अच्छे हास्य व्याख्याताओं में से एक स्ट्रिकलिन गिल्लिन ने एक नियम बनाया था कि वे अपनी वार्ता के पहले 3 मिनटों के दौरान कभी कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। अगर उन्हें यह अभ्यास उचित लगता है, तो मैं सोचता हूं कि क्या आपको और मुझे नहीं लग सकता? तो क्या फिर शुरुआत भारी, ठस और अत्यधिक गंभीर होनी चाहिए? कदापि नहीं। यदि आप कर सकें, तो किसी स्थानीय संदर्भ से किसी अवसर के विषय में या किसी अन्य वक्ता की टिप्पणी के आधार पर हमारी हंसोड़ता को गुदगुदा सकते हैं। किसी असंगति का निरीक्षण करें और उसे अतिशोक्ति के साथ बताएं। पैट और माइक या एक सास या एक बकरी के बारे में बासी चुटकुलों की तुलना में हास्य का वह ब्रांड 40 गुना अधिक सफल होता है। शायद आमोद की रचना करने का सबसे आसान तरीका है अपने आप पर चुटकुला बनाना। स्वयं को किसी हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति में चित्रित करें। यह अच्छे हास्य के सार की गहराई तक पहुंच जाता है। लगभग कोई भी असंगत विचारों या गुणों को एकत्रित करके दर्शकों को हंसा सकता है। उदाहरण के लिए, एक अखबार के लेखक का कथन कि वह बच्चों, बकवास और लोकतांत्रिक लोगों से घृणा करता था। ध्यान दें कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस चतुराई से इंग्लैंड में अपने एक राजनीतिक भाषण की शुरुआत में दर्शकों को हंसाया था। वे यहां रिटेलिंग कर रहे थे, पर निमंत्रित किस्सों की नहीं, बल्कि अपने स्वयं के कुछ अनुभवों की, चंचलता से उनकी असंगति पर जोर देते हुए। देवियों और सज्जनों, जब मैं अपनी युवावस्था में भारत में था,
तो मैं उस अखबार के लिए आपराधिक मामलों की रिपोर्ट करता था जिसने मुझे नियुक्त किया था। यह दिलचस्प काम था क्योंकि इसने मेरा परिचय जल्दसाजों, गबन करने वालों, हथियारों और इस तरह के उद्यमी खिलाड़ियों से कराया। हंसी। कभी कभी उनके ट्रायल रिपोर्ट करने के बाद मैं अपने दोस्तों से जेल में मिलने जाता था जहां वे सजा काट रहे होते थे। हंसी। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह एक चतुर एवं मीठा बोलने वाला आदमी था और उसने मुझे वह सब बताया जिसे वह अपने जीवन की कहानी कहता था। उसने कहा, मुझसे सुन लो कि जब एक आदमी टेढ़ा हो जाता है तो एक चीज दूसरे की ओर ले जाती है, जब तक कि वह खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाता कि उसे फिर से सीधा होने के लिए किसी को रास्ते से हटाना पड़े। हंसी। तो यह संसद की वर्तमान स्थिति का सटीक वर्णन है। हंसी और चीयर्स। इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्षों के वार्षिक भोज में विलियम हावर्ड टैफ्ट कुछ हास्य उत्पन्न करने में सफल हुए। इसका खूबसूरत हिस्सा यह है कि वे विनोदी बने रहते हैं और साथ ही अपने दर्शकों की शालीनता से प्रशंसा भी करते हैं। श्रीमान अध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सज्जन, मैं लगभग 9 महीने पहले अपने पुराने घर में था और वहां मैंने एक सज्जन द्वारा रात्रि भोज के बाद एक भाषण सुना जिसे बोलने में उन्हें कुछ घबराहट हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक मित्र से सलाह ली थी जिसे रात्रि भोज के बाद के भाषण देने का काफी अनुभव हो चुका था, और उस मित्र ने उन्हें सलाह दी कि रात्रि भोज के बाद संबोधित करने के लिए सबसे अच्छे दर्शक वे होते हैं जो बुद्धिमान और उच्च शिक्षित हो लेकिन आधे नशे में हो। हंसी और तालियां। अब मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि ये दर्शक रात्रि भोज के बाद भाषण देने के लिए मेरे देखे सबसे अच्छे दर्शकों में से हैं। किसी चीज ने उस तत्व की अनुपस्थिति का अभाव पूरा कर दिया है जो टिप्पणी में निहित था। तालियां। और मैं सोचता हूं कि वह मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की भावना है। लंबे समय तक तालियां। माफी के साथ शुरू ना करें। दूसरा बहुत बड़ा दोष जो एक नौसिखिया भाषण की शुरुआत में करने का अभ्यस्त है वह यह है कि वह माफी मांगता है। मैं कोई वार्ताकार नहीं हूं, मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा ना करें, ना करें। किपलिंग की एक कविता के प्रारंभिक शब्द हैं, आगे जाने में कोई फायदा नहीं है। जब एक वार्ताकार इस तरह की शुरुआत करता है तो दर्शक ठीक यही महसूस करते हैं। वैसे भी यदि आप तैयार नहीं हैं तो हम में से कुछ को आपकी सहायता के बिना पता चल जाएगा और कुछ अन्य लोगों को नहीं चलेगा। उनका ध्यान इस ओर क्यों आकर्षित करना? अपने दर्शकों को यह दिखाकर अपमानित क्यों करना कि आपने उन्हें तैयारी के लायक नहीं समझा, कि आपके दिमाग में जो भी पुरानी चीज होगी वह उनकी सेवा करने के लिए पर्याप्त होगी? नहीं, नहीं, हम आपकी माफी नहीं सुनना चाहते। हम वहां जानकारी प्राप्त करने और दिलचस्पी दिखाने के लिए आते हैं। दिलचस्पी दिखाने। याद रखें, जिस क्षण आप दर्शकों के सामने आते हैं आप स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से हमारा ध्यान खींचते हैं। अगले 5 सेकंड तक ध्यान खींचे रहना कठिन नहीं है, लेकिन अगले 5 मिनट तक उसे रोके रहना कठिन होता है। यदि आप एक बार उसे खो देते हैं तो उसे दोबारा वापस पाना 2 गुना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने पहले ही वाक्य में किसी दिलचस्प चीज से शुरुआत करें, दूसरे या तीसरे में नहीं, पहले में। प है ले। पहले। कैसे? आप पूछते हैं। एक बड़ा आदेश है, मैं मानता हूं, और इसे भरने के लिए सामग्री तैयार करने के प्रयास में हमें चतुर व संदिग्ध मार्गों पर अपना रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर इतना कुछ निर्भर करता है, आपके दर्शकों पर, आपके विषय, आपकी सामग्री, अवसर इत्यादि इत्यादि पर। उत्सुकता जगाएं। यह है पेन एथलेटिक फिलाडेल्फिया में दी गई एक वार्ता में मिस्टर हैविल हेली द्वारा उपयोग में लाई गई एक शुरुआत। क्या आपको यह पसंद आई? क्या इसने तुरंत आपका ध्यान खींचा? 82 वर्ष पहले और वर्ष के लगभग इसी समय लंदन में एक छोटी सी पुस्तक, एक कहानी प्रकाशित हुई थी।
जिसका अमर होना उसकी नियति थी। कई लोगों ने उसे दुनिया में महानतम छोटी पुस्तिका कहा है। जब यह पहली बार सामने आई तो स्ट्रैंड या पॉल मॉल पर मिलने वाले मित्र एक दूसरे से सवाल पूछते थे, तुमने इसे पढ़ा है? उत्तर अनिवार्य रूप से होता, हां, ईश्वर उसका भला करे, मैंने पढ़ी है। जिस दिन वह छपकर आई उसकी 1000 प्रतियां बिक गईं। 15 दिनों के अंदर उसकी मांग ने 15,000 की खपत करवा दी। तब से उसके अनगिनत संस्करण आ चुके हैं और स्वर्ग के नीचे हर भाषा में उसका अनुवाद हो चुका है। कुछ वर्ष पहले जेपी मॉर्गन ने शानदार राशि देकर इसकी मूल पांडुलिपि खरीद ली। अब वे न्यूयॉर्क शहर में उस शानदार आर्ट गैलरी में उनके अन्य अमूल्य खजानों के बीच में हैं, जिसे वे अपनी लाइब्रेरी कहते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिकिंस की क्रिसमस कैरल। क्या आप इसको एक सफल शुरुआत समझते हैं? क्या इसने आपका ध्यान खींचा? क्या इसके आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी दिलचस्पी बढ़ती गई? क्यों? क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इसने आपकी जिज्ञासा जगाई, आपको असमंजस में रखा? उत्सुकता, इसके प्रति कौन अति संवेदनशील नहीं है? वह छात्र जिसने अपनी वार्ता इस प्रश्न के साथ शुरू की, क्या आप जानते हैं कि गुलामी आज दुनिया के 17 देशों में मौजूद है? उसने ना केवल जिज्ञासा जगाई बल्कि साथ ही उसने अपने ऑडिटर्स को हैरान कर दिया। गुलामी आज 17 देशों में? अविश्वसनीय लगता है। कौन से देश? कहां है वे? एक वार्ताकार अक्सर एक प्रभाव के साथ शुरुआत करके और लोगों में कारण सुनने के लिए उत्सुकता पैदा करके जिज्ञासा जगा सकता है। द सेक्रेड इवनिंग पोस्ट में एक लेख जिसका शीर्षक था गैंगस्टर्स के साथ की शुरुआत थी। क्या वास्तव में गैंगस्टर संगठित हैं? वे एक नियम के रूप में हैं। कैसे? आप देखें कि 10 शब्दों में उस लेख के लेखक ने अपने विषय की घोषणा की, आपको उसके बारे में कुछ बताया और इस बारे में आपकी जिज्ञासा जगाई कि गैंगस्टर्स किस प्रकार से संगठित होते हैं। बहुत ही विश्वसनीय। हर उस व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से बोलने की इच्छा रखता है को उस तकनीक का अध्ययन करना चाहिए जो पत्रिका के लेखक पाठक की दिलचस्पी को तुरंत खींचने के लिए अपनाते हैं। छपे हुए भाषणों के संग्रह का अध्ययन करके आप बोलने की शुरुआत करने के बारे में जितना सीख सकते हैं, उससे कहीं अधिक आप इन लेखकों से सीख सकते हैं। एक कहानी से शुरू क्यों ना करें? हम एक वक्ता से विशेष रूप से उसके स्वयं के अनुभवों से संबंधित आख्यान सुनना पसंद करते हैं। रसेल ई कॉनवेन ने अपने व्याख्यान एकर्स ऑफ डायमंड्स को 6000 से अधिक बार संबोधित किया और उसके लिए लाखों डॉलर प्राप्त किए। और यह अद्भुत रूप से लोकप्रिय व्याख्यान शुरू कैसे होता है? सन 1870 में हम टिग्रिस नदी की ओर गए। बगदाद में हमने परसेपोलिस, निनेवे और बेबीलोन देखने के लिए एक गाइड नियुक्त किया और वे शुरू हो जाते हैं एक कहानी के साथ। यही वह चीज है जो ध्यान खींचती है। इस तरह की शुरुआत लगभग त्रुटिहीन होती है। यह शायद ही कभी विफल हो सकती है। यह चलती है, यह मार्च करती है। हम इसका अनुसरण करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। यह द सेक्रेड इवनिंग पोस्ट के एक ही अंक में छपी 2 कहानियों से लिए गए शुरुआती वाक्य हैं। पहला, रिवॉल्वर की तेज आवाज ने चुप्पी में विराम लगा दिया। दूसरा, माउंट व्यू होटल डेनवर में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान एक घटना हुई जो अपने आप में छोटी थी, लेकिन अपने संभावित परिणामों में बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। इसने रेजिडेंट मैनेजर गोएबेल की जिज्ञासा को इतना जागृत कर दिया कि उसने इसके बारे में स्टीव फराडे को बताया, जो माउंट व्यू और आधा दर्जन अन्य फराडे होटलों के मालिक थे। जब कुछ दिनों बाद स्टीव अपनी मिड समर स्विंग पर अपने नियमित दौरे पर आए। ध्यान दें कि इन शुरुआतों में कार्रवाई है। ये कुछ शुरू करती है। ये आप में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। आप पढ़ते रहना चाहते हैं। आप और अधिक जानना चाहते हैं। आप पता करना चाहते हैं कि यह किस बारे में है। यहां तक कि एक अनभ्यासी नौसिखिया भी आम तौर पर एक सफल शुरुआत कर सकता है।
यदि वह कहानी तकनीक का उपयोग करता है और हमारी जिज्ञासा को उत्तेजित करता है। एक औसत दर्शक के लिए अमूर्त बयानों को लंबे समय तक सुनना बहुत कठिन होता है। दृष्टांतों को सुनना आसान है, बहुत आसान। तब क्यों ना एक दृष्टांत से शुरुआत करें। वक्ताओं से ऐसा करवाना मुश्किल है, मैं जानता हूं, मैंने कोशिश की है। उन्हें किसी तरह लगता है कि उन्हें पहले कुछ सामान्य वाक्य बोलने होंगे। बिल्कुल नहीं। अपने दृष्टांत के साथ शुरू करें, जिज्ञासा उत्पन्न करें, उसके बाद अपनी सामान्य टिप्पणियां प्रस्तुत करें। किसी वस्तु का उपयोग करें। शायद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का दुनिया में सबसे आसान तरीका है लोगों के देखने के लिए कोई वस्तु हाथ में पकड़ना। बर्बर आधे दिमाग वाले लोग, पालने में लेटे शिशु और किसी दुकान की खिड़की में बैठे बंदर तथा सड़क पर घूम रहे कुत्ते भी इस तरह के उकसाने पर ध्यान देंगे। इसका उपयोग कभी कभी बहुत सम्मानजनक दर्शकों के सामने भी प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, फिलाडेल्फिया में मिस्टर एस एलिस ने अपनी एक वार्ता की शुरुआत अपने अंगूठे व तर्जनी के बीच एक सिक्का पकड़कर और उसे अपने कंधे से बहुत ऊपर ले जाकर की। स्वाभाविक रूप से सभी देखने लगे। फिर उन्होंने पूछा, क्या यहां किसी को फुटपाथ पर इस तरह का सिक्का मिला है? वह घोषणा करता है कि इसे खोजने वाला भाग्यशाली व्यक्ति को अमुक या अमुक रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बहुत कुछ मुफ्त दिया जाएगा। उसे बस कॉल करके यह सिक्का दिखाना है। फिर मिस्टर एलिस उसमें शामिल भ्रामक और अनैतिक प्रथाओं की निंदा करने लगे। कोई प्रश्न पूछें। मिस्टर एलिस की शुरुआत में एक और सराहनीय विशेषता है। यह प्रश्न पूछने से शुरू होती है। दर्शकों को वार्ताकार के साथ सोचने के लिए प्रेरित करती है, उसके साथ सहयोग करती है। ध्यान दें कि द सेक्रेड इवनिंग पोस्ट का गैंगस्टर्स पर लेख पहले 3 वाक्यों में 2 प्रश्नों के साथ शुरू होता है। क्या गैंगस्टर्स वास्तव में संगठित होते हैं? कैसे? इस प्रश्न कुंजी का उपयोग वास्तव में आपके दर्शकों के दिमाग के ताले खोलने और आपको अंदर प्रवेश करने देने के सबसे सरल व पक्के तरीकों में से एक है। जब अन्य उपकरण बेकार साबित होते हैं, तब आप इस पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। क्यों ना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से लिए किसी प्रश्न से शुरुआत करें? एक प्रमुख व्यक्ति के शब्दों में हमेशा ध्यान खींचने की शक्ति होती है, इसलिए यह उपयुक्त भाषण शुरू करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। क्या आपको व्यापार में सफलता पर एक बहस की निम्नलिखित शुरुआत अच्छी लगी? एल्बर्ट हर्बर्ट कहते हैं, दुनिया पैसे व सम्मान दोनों में अपने बड़े पुरस्कारों से सम्मानित करती है, सिवाय एक चीज के, और वह है पहल। और पहल क्या है? मैं आपको बताता हूं। यह है बिना किसी के बताए सही काम करना। शुरुआत के रूप में इसमें कई सराहनीय विशेषताएं हैं। आरंभिक वाक्य जिज्ञासा उत्पन्न करता है और यह हमें आगे ले जाता है। हम और सुनना चाहते हैं। यदि वक्ता एल्बर्ट हर्बर्ट कहने के बाद कुशलतापूर्वक थोड़ा रुकता है, तो यह रहस्य पैदा करता है। दुनिया अपने बड़े पुरस्कार किस चीज के लिए प्रदान करती है? हम पूछते हैं। शीघ्रता से हमें बताएं। हो सकता है कि हम आपसे सहमत ना हो, फिर भी हमें अपनी राय दीजिए। दूसरा वाक्य हमें सीधे विषय की गहराई में ले जाता है। तीसरा वाक्य एक प्रश्न, चर्चा में आने के लिए, सोचने के लिए, थोड़ा सा कुछ करने के लिए दर्शकों को आमंत्रित करता है। और दर्शक चीजें करना कितना पसंद करते हैं? उन्हें बहुत अच्छा लगता है। चौथा वाक्य पहले की परिभाषा बताता है। इसके बाद वक्ता उस गुणवत्ता को दर्शाती हुई एक मानव हित की कहानी के साथ आगे बढ़ा। अपने विषय को अपने श्रोताओं की महत्वपूर्ण रुचियों से बांध लें। ऐसे नोट पर शुरू करें जो सीधे दर्शकों की व्यक्तिगत रुचियों तक पहुंच जाए। यह शुरुआत करने के सभी श्रेष्ठ संभव तरीकों में से एक है। इसका ध्यान आकर्षित करना निश्चित है। हम उन चीजों में अत्यधिक रुचि रखते हैं जो हमें मुख्य रूप से, अहम रूप से छूती हैं। यह केवल सामान्य ज्ञान है ना? फिर भी इसका उपयोग बहुत असामान्य है। उदाहरण के लिए, मैंने एक वक्ता को आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता पर बात शुरू करते सुना।
उसने शुरुआत कैसे की? लाइफ एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट का इतिहास बताकर, यह बताकर कि वह कैसे संगठित हुआ और कौन सी सेवाएं प्रदान कर रहा था। मूर्खतापूर्ण। हमारे श्रोताओं को इस बात में रत्ती भर भी दूर दूर तक भी दिलचस्पी नहीं है कि कैसे किसी कंपनी का किसी जगह पर गठन किया गया था, लेकिन वे स्वयं में जबरदस्त व शाश्वत रुचि रखते हैं। उस मूलभूत तथ्य को क्यों नहीं पहचाने? क्यों ना उन्हें दिखाएं कि कैसे कंपनी उनके लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है? क्यों ना शुरुआत कुछ ऐसी करें? क्या आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की तालिकाओं के अनुसार आपके कितना लंबा जीवन जीने की संभावना है? आपके जीवन की प्रत्याशा बीमा सांख्यिकीवादी के अनुसार आपकी वर्तमान उम्र और 80 वर्ष के बीच का 2/3 समय है। उदाहरण के लिए, यदि अभी आप 35 वर्ष के हैं, तो आपकी वर्तमान उम्र एवं 80 वर्ष के बीच का अंतर 45 वर्ष है। आप इस संख्या का 2/3 या 30 वर्ष और जीने की अपेक्षा कर सकते हैं। क्या यह पर्याप्त है? नहीं, हम सब उत्साह के साथ और अधिक जीने के लिए उत्सुक हैं। फिर भी ये तालिकाएं लाखों रिकॉर्डों पर आधारित हैं। क्या आप और मैं फिर उन्हें हराने की आशा कर सकते हैं? हां, उचित एहतियात के साथ। लेकिन सबसे पहला कदम है संपूर्ण शारीरिक जांच करवाना। फिर यदि हम विस्तार से बताते हैं कि आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा क्यों आवश्यक है, तो श्रोता को इस सेवा को प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई किसी कंपनी में दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन एक अवैयक्तिक तरीके से कंपनी के बारे में बात शुरू करना विनाशकारी है, घातक है। चौंकाने वाले तथ्यों की ध्यान खींचने की शक्ति। पत्रिका में एक अच्छा लेख। एक महत्वपूर्ण पत्रिका के संस्थापक एसएस मैक्लियोर कहते हैं, झटकों की एक श्रृंखला होती है। वे हमें हमारे दिवा स्वप्नों से बाहर ले जाते हैं। वे जब्त कर लेते हैं और ध्यान की मांग करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। बॉल्टिमोर के मिस्टर एंडी बैलेंटाइन ने इस वक्तव्य के साथ द मार्वल्स ऑफ रेडियो के चमत्कार पर अपना संबोधन शुरू किया। क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में कांच के एक फलक पर चल रही मक्खी की आवाज रेडियो द्वारा प्रसारित की जा सकती है और दूर मध्य अफ्रीका में नियाग्रा फॉल्स की तरह गरजते हुए भेजी जा सकती है? न्यूयॉर्क शहर की हैरी जी जोन्स कंपनी के अध्यक्ष मिस्टर हैरी जी जोन्स ने आपराधिक स्थिति पर अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू करी। हमारे आपराधिक कानून का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विलियम हावर्ड टैफ्ट ने कहा था, सभ्यता का अपमान है, इसका दोहरा लाभ है। यह न केवल एक चौंकाने वाली शुरुआत है, बल्कि यह चौंकाने वाला बयान न्याय शास्त्र पर एक विशेषज्ञ से उद्धृत किया गया है। ऑप्टिमिस्ट क्लब ऑफ फिलाडेल्फिया के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर पॉल गिबन्स ने इन आकर्षक वक्तव्यों के साथ अपराध पर एक संबोधन की शुरुआत की। अमेरिकी लोग दुनिया के सबसे बुरे अपराधी हैं। अचरज की बात होते हुए भी यह सच है। क्लीवलैंड ओहायो में पूरे लंदन की तुलना में 6 गुना अधिक हत्याएं होती हैं। लंदन की तुलना में यहां आबादी के हिसाब से 170 गुना अधिक चोरियां होती हैं। पूरे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में संयुक्त रूप से जितने लोगों को लूटा जाता है, उससे कहीं अधिक लोगों को अकेले क्लीवलैंड में लूटा जाता है या लूटने के इरादे से हमला किया जाता है। पूरे इंग्लैंड और वेल्स की तुलना में सेंट लुइस में अधिक लोगों की हत्याएं होती हैं। न्यूयॉर्क शहर में पूरे फ्रांस, जर्मनी, इटली या ब्रिटिश आइल्स से अधिक हत्याएं होती हैं। इस मामले का दुखद सच यह है कि अपराधी को सजा नहीं मिलती। यदि आप हत्या करते हैं तो 100 में से 1 संभावना है कि आपको उसके लिए कभी सजा मिलेगी। एक शांतिपूर्ण नागरिक के रूप में आपको कैंसर से मरने की संभावना उससे 10 गुना अधिक है, जितनी कि किसी को गोली मारने पर आपको फांसी होने की। यह शुरुआत सफल थी क्योंकि मिस्टर गिबन्स ने अपने शब्दों के पीछे आवश्यक शक्ति और ईमानदारी डाली थी। वे जी रहे थे, वे सांस ले रहे थे। हालांकि मैंने अन्य छात्रों को आपराधिक स्थिति पर कुछ मिलते जुलते उदाहरणों के साथ वार्ता शुरू करते सुना है, फिर भी उनकी शुरुआत साधारण थी। क्यों? शब्द
शब्द शब्द। उनकी निर्माण की तकनीक त्रुटिहीन थी, लेकिन उनकी भावना शून्य थी। उनकी शैली उनकी कही सभी बातों को बिगाड़ रही थी और निर्बल बना रही थी। अनौपचारिक प्रतीत हो रही शुरुआत का महत्व। आपको निम्नलिखित शुरुआत कैसी लगी और क्यों? मैरी ई रिचमंड बाल विवाह के खिलाफ कानून बनने से पहले के दिनों में न्यूयॉर्क लीग ऑफ विमेन वोटर्स की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रही हैं। कल जब ट्रेन एक शहर से गुजरी जो यहां से अधिक दूर नहीं है, तो मुझे कुछ वर्ष पहले वहां हुई एक शादी की याद आ गई। चूंकि इस राज्य में कई अन्य शादियां भी इसी तरह जल्दबाजी में हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं, इसलिए मुझे आज जो कहना है उसकी शुरुआत में इस एक घटना के कुछ विवरणों के साथ करूंगी। 12 दिसंबर को हाई स्कूल की एक 15 वर्षीय लड़की पहली बार पास के कॉलेज में एक जूनियर से मिली जिसने हाल ही में वयस्कता प्राप्त की थी। 15 दिसंबर को मात्र 3 दिन बाद उन्होंने यह शपथ लेते हुए एक विवाह का लाइसेंस प्राप्त किया कि लड़की 18 वर्ष की थी और इसलिए माता पिता की सहमति लेने की आवश्यकता से मुक्त थी। अपने लाइसेंस के साथ सिटी क्लर्क के ऑफिस से निकलकर उन्होंने तुरंत एक पुजारी के पास आवेदन किया। लड़की कैथोलिक थी, लेकिन उसने बहुत उचित तरीके से उसकी शादी करवाने से मना कर दिया। किसी प्रकार से शायद उस पुजारी के माध्यम से लड़की की मां को उस शादी के प्रयास की खबर मिल गई। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी बेटी को ढूंढ पाती, एक न्यायाधीश ने उस जोड़े को एक कर दिया था। दुल्हा फिर अपनी दुल्हन को एक होटल में ले गया जहां उन्होंने 2 दिन और 2 रातें बिताई, जिसके बाद उसने लड़की को छोड़ दिया और फिर कभी उसके साथ नहीं रहा। व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह शुरुआत बहुत पसंद है। इसका पहला ही वाक्य अच्छा है। यह एक दिलचस्प संस्मरण का पूर्व अनुमान करता है। हम विवरण जानना चाहते हैं। हम एक मानव हित की कहानी को सुनने के लिए आराम से बैठ जाते हैं। इसके अलावा यह बहुत स्वाभाविक लगती है। इसमें अध्ययन का अभ्यास नहीं है। यह औपचारिक नहीं है। इसमें लालटेन की गंध नहीं है। कल जब ट्रेन एक शहर से गुजरी जो यहां से अधिक दूर नहीं है, तो मुझे कुछ वर्ष पहले वहां हुई एक शादी की याद आ गई। यह स्वाभाविक, सहज, मानवीय लगती है। लगता है जैसे एक व्यक्ति दूसरे को एक दिलचस्प कहानी सुना रहा है। दर्शकों को यह अच्छा लगता है, लेकिन यह कोई विस्तृत चीज कहने में, किसी ऐसी चीज को कहने में जिसमें दुर्भावना के साथ की गई तैयारी का धुआं उठ रहा हो, संकोच कर सकती है। हम वह कला चाहते हैं जो कला को छुपाकर रखती हो। वार्ता का समापन कैसे करें? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके भाषण के किन हिस्सों में आप अनुभवहीनता या अयोग्यता, असंगतता या चालाकी प्रकट करते हैं? शुरुआत में और समापन में थिएटर में एक पुरानी कहावत है, बेशक अभिनेताओं के लिए, जो इस तरह से है: उनके प्रवेश करने से और उनके बाहर जाने से आप उन्हें जान जाएंगे। शुरुआत और अंत, ये लगभग किसी भी गतिविधि में कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सबसे मुश्किल चीजें हैं। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक समारोह में क्या गरिमा के साथ प्रवेश करने और गरिमा के साथ विदा लेने के लिए अधिक प्रयास नहीं किया जाता है? एक बिजनेस इंटरव्यू में क्या जीतने वाला दृष्टिकोण और सफल समापन सबसे कठिन कार्य नहीं है? एक भाषण में समापन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जो एक वक्ता अंत में कहता है, वे अंतिम शब्द उसके बोलने बंद करने के बाद भी कानों में गूंजते रहते हैं। इनके सबसे लंबे समय तक याद रह जाने की संभावना होती है। हालांकि नौसिखिया शायद ही कभी सहूलियत के इस गुण के महत्व की सराहना करते हैं। उनके अंत अक्सर वांछित होने के लिए बहुत छोड़ देते हैं। उनकी सबसे सामान्य गलतियां क्या हैं? आइए हम उनमें से कुछ की चर्चा करें और उपायों की खोज करें। सबसे पहले वह व्यक्ति है जो इन शब्दों के साथ अंत करता है कि मुझे इस मामले पर बस इतना ही कहना है, इसलिए अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। यह एक समापन नहीं है, यह एक गलती है और इससे अनुभवहीनता का पता चलता है। यह लगभग अक्षमय है।
यदि आपको बस इतना ही कहना है तो क्यों ना अपनी बात पूरी करके जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाएं और खत्म करने की बात किए बिना खत्म कर दें। ऐसा करें और यह अनुमान कि आपको बस इतना ही कहना है सुरक्षा और अच्छी भावना के साथ दर्शकों के विचारों पर छोड़ा जा सकता है। फिर वह व्यक्ति जो वह सब कह देता है जो उसे कहना है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रुकना कैसे है। मुझे लगता है कि वह जोश बिलिंग्स थे जिन्होंने लोगों को सलाह दी थी कि सांड को सींग के बजाय पूंछ से पकड़ना चाहिए, क्योंकि तब उसे जाने देना आसान होगा। इस वक्ता ने ललाट के छोरों से सांड को पकड़ा है और उससे अलग होना चाहता है, लेकिन चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, वह एक अनुकूल बाड़ या पेड़ के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए अंत में वह एक गोल चक्कर काटता रहता है, उसी जमीन पर बार बार चक्कर लगाता रहता है और एक बुरा प्रभाव छोड़ता है। उपाय: समापन की भी किसी समय योजना बनाई जानी चाहिए, है ना? क्या दर्शकों का सामना करते समय ऐसा करने की कोशिश करना बुद्धिमत्ता का हिस्सा होगा? क्योंकि आप बोलने की चिंता और तनाव में होते हैं, जबकि आपके मस्तिष्क का ध्यान इस पर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सामान्य ज्ञान यह सलाह देता है कि इसे चुपचाप शांति से पहले से करके रखें। यहां तक कि वेबस्टर, ब्राइट, ग्लैडस्टोन जैसे कुशल वक्ताओं ने भी, जिनका अंग्रेजी भाषा पर सराहनीय प्रभुत्व था, अपनी वार्ताओं के समापन को लिखना और उनके सटीक शब्दों को याद रखना जरूरी समझा। एक नौसिखिए को यदि वह उनके नक्शे कदम पर चलता है, शायद ही कभी पछताने का कारण मिलेगा। उसे निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि वह किन विचारों के साथ समापन करने वाला है। उसे समापन का कई बार अभ्यास करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह हर पुनरावृत्ति के दौरान एक ही पदावली का उपयोग करे, लेकिन उसे विचारों को निश्चित रूप से शब्दों में ढालना चाहिए। बिना तैयारी के वार्ता के लिए बोलने की एक प्रक्रिया के दौरान श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कभी-कभी भौतिक रूप से बदलना पड़ता है तथा अप्रत्याशित घटनाक्रमों का सामना करने के लिए उसमें कटौती और छटनी करनी पड़ती है। इसलिए 2 या 3 समापनों की योजना बनाकर रखना वास्तव में बुद्धिमानी है। यदि एक सही नहीं बैठी तो दूसरी काम कर सकती है। कुछ वक्ता कभी अंत तक पहुंचते ही नहीं। अपनी यात्रा के बीच में वे छटपटाना तथा मिसफायर करना शुरू कर देते हैं, जैसे पेट्रोल समापित की ओर आने पर इंजन करता है, और कुछ धक्कों के बाद वे पूरी तरह रुक जाते हैं तथा टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। बेशक उन्हें आवश्यकता होती है बेहतर तैयारी की, अधिक अभ्यास की, अर्थात टैंक में अधिक पेट्रोल की। कई नौसिखिए बहुत जल्दी से समापन कर देते हैं। उनके समापन में सहजता एवं पूर्णता का अभाव होता है। उचित तरीके से कहा जाए तो उनके पास कोई अंत नहीं होता। वे बस अचानक एक झटके में बोलना बंद कर देते हैं। इसका प्रभाव अप्रिय व दोषपूर्ण होता है। वह वैसा ही है जैसे किसी सामाजिक वार्तालाप में एक मित्र अशिष्टता से अलग हो जाए और इनायत से विदा लिए बिना कमरे से बाहर निकल जाए। लिंकन जैसे महान वक्ता ने भी अपने पहले भाषण के मूल प्रारूप में यह गलती की थी। वह भाषण तनावपूर्ण समय पर दिया गया था। असंतोष और घृणा के काले तूफानी बादल पहले से ही भूमि के ऊपर मंडरा रहे थे। कुछ हफ्तों के बाद राष्ट्र पर रक्त और विनाश का चक्रवात फूट पड़ा। लिंकन ने दक्षिण के लोगों को अपने समापन के शब्दों से संबोधित करते हुए भाषण का अंत इस प्रकार से करने का इरादा किया था। मेरे असंतुष्ट साथी देशवासियों, आपके हाथों में, ना कि मेरे हाथों में, गृह युद्ध का यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार आप पर आक्रमण नहीं करेगी। जब तक आप खुद आक्रामक नहीं होंगे, तब तक कोई संघर्ष नहीं हो सकता। आपके पास सरकार को नष्ट करने के लिए स्वर्ग में ली गई कोई शपथ नहीं है, जबकि मेरे पास इसकी सुरक्षा, संरक्षण और बचाव करने के लिए बहुत गंभीर शपथ है। आप इस पर हमला करने से मना कर सकते हैं, मैं इसका बचाव करने से पीछे नहीं हट सकता। यह गंभीर प्रश्न कि यहां शांति होगी या तलवार, आपके पास है, ना कि मेरे पास। उन्होंने अपना भाषण सचिव सेवार्ड के पास जमा कर दिया। सेवार्ड ने काफी उचित तरीके से इंगित किया कि अंत बहुत कुंद, बहुत आकस्मिक, बहुत उत्तेजक था।
इसलिए सेवार्ड ने खुद एक समापन पर अपना हाथ आजमाया। वास्तव में उन्होंने 2 समापन लिखे, पर लिंकन ने उनमें से एक को स्वीकार किया और मूल समापन के अंतिम 3 वाक्यों के स्थान पर मामूली संशोधनों के साथ उसका इस्तेमाल किया। परिणाम यह हुआ कि उनके पहले उद्घाटन संबोधन ने अब अपनी उत्तेजक आकस्मिकता खो दी और मित्रता, सरासर सौंदर्य एवं काव्यात्मक वाक्पटुता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मैं अपनी बात खत्म नहीं करना चाहता। हम दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। हमें दुश्मन नहीं होना चाहिए। जुनून भले ही तनावपूर्ण हो गया है, लेकिन इससे हमारे स्नेह के बंधन नहीं टूटने चाहिए। इस व्यापक भूमि पर हर युद्ध के मैदान और देशभक्त की कब्र से लेकर हर जीवित मन एवं हर घर तक खींचती हुई स्मृति की रहस्यमय रागिनी फिर से छुए जाने पर यूनियन के कांग्रेस को प्रफुल्लित करेगी, जैसा कि हमारी प्रकृति के बेहतर देवदूत द्वारा निश्चित रूप से होगा। एक शुरुआती संबोधन के समापन के लिए यांत्रिक नियमों द्वारा उचित भावना कैसे विकसित कर सकता है? नहीं, संस्कृति की तरह यह इसके लिए बहुत कोमल है। यह संवेदन का, लगभग सहज बोध का विषय होना चाहिए। जब तक एक वक्ता यह महसूस नहीं करता कि यह सामंजस्यपूर्ण ढंग से, मुस्तैदी से किया जा सकता है, तब तक वह खुद इसे करने की उम्मीद कैसे कर सकता है? हालांकि यह भावना विकसित की जा सकती है। इस अनुभव को कुछ हद तक विकसित किया जा सकता है, उन तरीकों का अध्ययन करके जिनसे निपुण वक्ताओं ने इसे हासिल किया है। यह एक उदाहरण है टोरंटो के एम्पायर क्लब के सामने तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा एक संबोधन का समापन। मुझे डर है सज्जनों कि मैंने अपना संकोच छोड़कर अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर ली है, लेकिन मैं आपको सबसे बड़े दर्शकों के रूप में, जिन्होंने मुझे कनाडा में संबोधित करने का सौभाग्य मिला है, बताना चाहता था कि मैं अपने पद और उसके साथ मिली जिम्मेदारी के बारे में क्या महसूस करता हूं। मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं हमेशा उस महान जिम्मेदारी को निभाने और आपके विश्वास के योग्य होने का प्रयास करूंगा। इस वार्ता को सुन रहा एक अंधा व्यक्ति भी महसूस करेगा कि वह समाप्त हो गई है। यह एक खुली रस्सी की तरह हवा में नहीं झूल रही है। यह आधी अधूरी नहीं छोड़ी गई है। इसे समेट दिया गया है और यह समाप्त हो गई है। प्रसिद्ध डॉक्टर हेनरी एमर्सन फॉस्डिक ने राष्ट्रों की लीग की 6ठी असेंबली के उद्घाटन के बाद रविवार को सेंट पियरा के जिनीवा कैथीड्रल में वार्ता की। उन्होंने अपने लिए विषय चुना, वे सभी जो तलवार लेते हैं वे तलवार से नष्ट हो जाएंगे। उस सुंदर, बुलंद और शक्तिशाली तरीके पर ध्यान दें जिससे उन्होंने अपने धर्मोपदेश का समापन किया। हम ईसा मसीह और युद्ध में सामंजस्य नहीं कर सकते, यह मामले का सार है। यही वह चुनौती है जिसे आज ईसाई जगत की अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए। युद्ध मानव जाति को पीड़ित करने वाला सबसे बड़ा और विनाशकारी सामाजिक पाप है। यह पूरी तरह से और लाइलाज रूप से ईसाई धर्म के विरुद्ध है। इसकी संपूर्ण विधि और प्रभाव में इसका मतलब वह सब कुछ है जो कि यीशु का नहीं था, और इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है जो यीशु का वास्तव में मतलब था। यह ईश्वर और मनुष्य के बारे में प्रत्येक ईसाई सिद्धांत का अधिक स्पष्ट खंडन है, जो पृथ्वी पर सभी सैद्धांतिक नास्तिकों की तुलना में कभी भी किए खंडन से कहीं अधिक है। क्या ईसाई चर्च को हमारे समय के सबसे बड़े नैतिक मुद्दे को अपना कहकर दावा करते हुए देखना और उसे एक बार फिर हमारे पिताओं के दिनों जैसा उठते देखना, इस वर्तमान दुनिया की बुत परस्ती के खिलाफ एक स्पष्ट मानक रखना और युद्धर्थ राज्यों की आज्ञा का पालन करके अपनी अंतरात्मा को रोकने से इनकार करना, राष्ट्रवाद के ऊपर भगवान के राज्य को रखना और दुनिया को शांति के लिए पुकारना सार्थक नहीं होगा। यह देशभक्ति से इनकार नहीं बल्कि उसका गुणगान होगा। यहां आज एक अमेरिकी के रूप में इस ऊंची और मेहमान नवाज छत के नीचे मैं अपनी सरकार के लिए नहीं बोल सकता। उस महान काम को प्रख्यात सफलता की शुभकामनाएं जिसकी वह अधिकारी हैं देने के लिए अपने लाखों साथी नागरिकों की ओर से बोल रहा हूं, जिसमें हम विश्वास करते हैं
जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसमें हमारी अनुपस्थिति के लिए हमें बहुत पछतावा है। हम एक ही उद्देश्य के लिए कई तरीकों से काम करते हैं, शांति के लिए संगठित एक दुनिया। कोई भी उद्देश्य काम करने के लिए इससे बेहतर नहीं था। इसका विकल्प मानव जाति द्वारा देखी गई सबसे भयावह तबाही है। भौतिक दायरे में गुरुत्वाकर्षण की तरह नैतिक दायरे में ईश्वर का कानून किसी भी व्यक्ति और किसी भी राष्ट्र के लिए नहीं झुकता है। वे सभी जो तलवार लेते हैं वे तलवार के साथ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भाषण समापनों का यह संग्रह लिंकन के दूसरे उद्घाटन भाषण के समापन के राजसी स्वर उनके आर्गन जैसे राग के बिना पूरा नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर कैडलस्टन के स्वर्गीय अर्ल कर्जन ने घोषणा की थी कि यह चयन मानव जाति के गौरव और खजाने में से था। मानव वाक्पुटता का शुद्धतम सोना नहीं, लगभग दिव्य वागमी था। हम प्रेम से उम्मीद करते हैं, हम जोश के साथ प्रार्थना करते हैं कि युद्ध की यह प्रचंड विपत्ति तेजी से गुजर जाए। फिर भी यदि ईश्वर की इच्छा है कि यह तब तक जारी रहे जब तक कि बॉन्ड्समैन के 250 साल की अप्रतिकर श्रम का सारा धन डूब ना जाए और जब तक चाबुक से खींचे गए खून की प्रत्येक बूंद का भुगतान तलवार के साथ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाए, जैसा कि 3000 साल पहले कहा गया था। इसलिए अभी भी यह कहा जाना चाहिए कि प्रभु के निर्णय पूरी तरह से सही और धार्मिक हैं। बिना किसी के प्रति द्वेष के, सभी के लिए दान के साथ, सही चीज में दृढ़ता के साथ, क्योंकि ईश्वर हमें सही देखने के लिए देता है। आइए हम उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करें जो हम कर रहे हैं। देश के घावों को बांधने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, जिसने युद्ध को सहा है, और उसकी विधवा एवं उसके अनाथ बच्चों के लिए वह सब करने के लिए जिससे हम आपस में और सभी देशों के साथ एक न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति पा सकते हैं तथा उसे संजो सकते हैं। आपने अभी अभी जो पढ़ा है वो मेरी राय में नश्वर मनुष्य के होठों द्वारा दिया गया सबसे सुंदर भाषण समापन है। क्या आप मेरे अनुमान से सहमत हैं? क्या भाषण साहित्य की पूरी श्रृंखला में आप अधिक मानवता, अधिक सरासर सौंदर्य, अधिक सहानुभूति पाएंगे? हालांकि गेटिसबर्ग का संबोधन उत्कृष्ट था। विलियम ई बर्टन लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन में कहते हैं, यह उत्कृष्टता के और ऊंचे स्तर की ओर जाता है। यह अब्राहम लिंकन के संबोधनों में सबसे महान है और अपनी उच्चतम ऊंचाई पर अपनी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को दर्ज करता है। यह एक पवित्र कविता की तरह है। कार्ल शर्ज ने लिखा, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी लोगों से इस तरह के शब्द कभी नहीं कहे थे। अमेरिका में कभी कोई राष्ट्रपति नहीं था जिसने अपने दिल की गहराइयों में ऐसे शब्द पाए हों। लेकिन आप वॉशिंगटन में राष्ट्रपति के रूप में या ओटावा या कैनबरा में प्रधानमंत्री के रूप में अमर भाषण देने नहीं जा रहे हैं। आपकी समस्या शायद सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह के सामने एक साधारण वार्ता को समाप्त करने की होगी। आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? आइए थोड़ी खोज करते हैं, देखते हैं कि क्या हम कुछ उत्तम सुझावों को सामने ला सकते हैं। अपने बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें। 3 से 5 मिनट की एक छोटी सी वार्ता में भी एक वक्ता इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर लेता है कि समापन तक उसके सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में श्रोता थोड़े धुंधले हो जाते हैं। हालांकि कुछ ही वक्ताओं को इसका एहसास होता है। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि चूंकि ये बिंदु उनके स्वयं के मस्तिष्क में स्पष्ट है, इसलिए उन्हें श्रोताओं के लिए भी समान रूप से स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वक्ता कुछ समय से अपने विचारों पर सोचता रहा है, लेकिन उसके बिंदु दर्शकों के लिए बिल्कुल नए हैं। वे मुट्ठी भर गोलियों की तरह दर्शकों की ओर उछाले गए हैं। कुछ चिपक सकते हैं, लेकिन अधिकांश भ्रम की स्थिति में लुढ़क कर दूर जा सकते हैं। सुनने वाले लोगों की तरह चीजों का द्रव्यमान याद रखने के लिए, लेकिन विशिष्ट रूप से कुछ भी याद ना रखने के लिए उत्तरदायी हैं। किसी अज्ञात आयरिश राजनीतिज्ञ ने भाषण देने के लिए यह नुस्खा दिया है।
सबसे पहले उन्हें बताएं कि आप उन्हें बताने वाले हैं, फिर उन्हें बताएं कि आप उन्हें बता चुके हैं। देखा जाए तो बुरा नहीं है। वास्तव में यह अत्यधिक उचित है कि आप उन्हें बताएं कि आप उन्हें बता चुके हैं। बेशक संक्षेप में, तेजी से, बस एक रूपरेखा, एक सारांश। यह एक अच्छा उदाहरण है। वक्ता शिकागो के एक रेलवे में ट्रैफिक मैनेजर था। संक्षेप में सज्जनों, इस ब्लॉक डिवाइस के साथ हमारे स्वयं के बैकडोर यार्ड अनुभव, इसके पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में उपयोग के अनुभव, इसके संचालन में अंतर्निहित ध्वनि संचालन सिद्धांत, मलबे की रोकथाम में 1 वर्ष में बचाए गए धन में वास्तविक प्रदर्शन, मुझे हमारी दक्षिणी शाखा पर इसकी तत्काल स्थापना की सिफारिश करने के लिए सबसे ईमानदारी से और स्पष्ट रूप से प्रेरित करते हैं। आप देखें कि उन्होंने क्या किया है। आप आगे की वार्ता सुने बिना इसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कुछ वाक्यों में, 62 शब्दों में, पूरी वार्ता में बताए सभी बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के सारांश से सहायता मिलती है? यदि हां, तो इस तकनीक को अपना बना लें। कार्रवाई के लिए अपील। ऊपर उद्धृत किया गया समापन कार्रवाई के लिए अपील समापन का एक उत्कृष्ट चित्रण है। वक्ता कुछ करवाना चाहता था। उसकी सड़क की दक्षिणी शाखा पर एक ब्लॉक डिवाइस स्थापित करवाना चाहता था। उसने अपनी अपील उससे बचने वाले पैसे पर, मलबा बनने से रुकने के आधार पर पेश की। वक्ता कार्रवाई चाहता था और उसे वह मिल गई। यह केवल एक अभ्यास वार्ता नहीं थी। यह किसी एक विशेष रेलवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने दी गई थी और इसने उस ब्लॉक डिवाइस की स्थापना को सुरक्षित कर दिया जिसकी इसने मांग की थी। एक संक्षिप्त व ईमानदार प्रशंसा। पेंसिल्वेनिया के महान राज्य को नए दिन के आगमन में जल्दबाजी करने में आगे रहना चाहिए। लौह और इस्पात की विशाल निर्माता पेंसिल्वेनिया, दुनिया की सबसे बड़ी रेल रोड कंपनी की जननी, हमारे कृषि राज्यों में तीसरे स्थान पर स्थित है तथा पेंसिल्वेनिया हमारे व्यापार मेहराब का केंद्रीय पत्थर है। उसके सामने इससे बड़ी संभावना पहले कभी नहीं थी। नेतृत्व के लिए अधिक शानदार अवसर पहले कभी नहीं था। इन शब्दों के साथ चार्ल्स श्वाब ने पेंसिल्वेनिया सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के सामने अपने संबोधन का समापन किया। उनके श्रोता उनके भाषण से प्रसन्न, आनंदित व आशावादी थे। यह समाप्त करने का एक सराहनीय तरीका है, लेकिन प्रभावी होने के लिए इसे ईमानदार होना चाहिए। कोई सकल चापलूसी नहीं, कोई अपव्यय नहीं। इस तरह का समापन अगर सच नहीं होता तो असत्य बहुत गलत होगा और एक नकली सिक्के की तरह लोग इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। एक विनोदी समापन। जॉर्ज कोहान ने कहा था, जब उनसे विदा लो तो उन्हें हमेशा हंसता हुआ छोड़ो। यदि आपके पास ऐसा करने की क्षमता है और सामग्री भी तो अच्छा है, लेकिन कैसे? यही, जैसा कि हैमलेट ने कहा था, सवाल है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने व्यक्तिगत तरीके से करना चाहिए। जब लॉयड जॉर्ज मेथोडिस्ट्स के एक समूह के सामने जॉन वेस्ली के मकबरे के अति गंभीर विषय पर बात कर रहे थे तो किसी को शायद ही उम्मीद होगी कि वे उन्हें हंसता हुआ छोड़कर जाएंगे। लेकिन देखें कि उन्होंने कितनी चतुराई से इसे संभव किया। इस पर भी ध्यान दें कि उन्होंने कितनी सहजता और खूबसूरती से बात का समापन किया है। मुझे खुशी है कि आपने उनके मकबरे की मरम्मत का काम हाथ में लिया है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्वच्छता या सफाई के अभाव से विशेष घृणा थी। मुझे लगता है वही थे जिन्होंने कहा था, कभी किसी को एक अस्वच्छ मेथोडिस्ट ना देखने दे। यह उन्हीं के कारण है कि आप कभी एक ऐसा मेथोडिस्ट नहीं देख सकते। हंसी। उनके मकबरे को अस्वच्छ छोड़ना दोहरी निर्दयता है। आपको याद है उन्होंने डर्बीशायर की उस लड़की से क्या कहा था जो उन्हें घर के सामने से गुजरते देख दौड़कर दरवाजे तक आई थी और चिल्लाई थी, ईश्वर आपका भला करे मिस्टर वेस्ली। यंग वुमन, उन्होंने जवाब दिया था,
तुम्हारा आशीर्वाद और अधिक मूल्यवान होता अगर तुम्हारा चेहरा व एप्रन और साफ होता। अस्वच्छता के बारे में उनकी यह भावना थी। उनके मकबरे को गंदा ना छोड़ें। यदि वह यहां से गुजरे तो उन्हें इस बात से सबसे ज्यादा दुख होगा। इसकी देखभाल करें। यह एक यादगार और पवित्र धर्म स्थल है। यह आपका विश्वास है। जयकार। एक काव्यात्मक उदाहरण के साथ समापन। समापन के सभी तरीकों में हास्य या कविता से अधिक यदि अच्छी तरह से किया जाए तो कोई भी स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में यदि आप अपने समापन के लिए उचित कविता या छंद प्राप्त कर सकते हैं तो वह लगभग आदर्श होगा। वह वांछित जायका देगा, गरिमा देगा, वैयक्तिकता देगा और सौंदर्य देगा। रोटेरियन सर हेनरी लॉडर ने एडिनबर्ग सम्मेलन में अमेरिकी रोटेरियन प्रतिनिधियों को अपना संबोधन देते हुए इस तरह से समाप्त किया, और जब आप घर वापस जाएं तो आप में से कुछ मुझे एक पोस्टकार्ड भेजिएगा। अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। आप आसानी से जान जाएंगे कि वह मेरा भेजा हुआ है, क्योंकि उस पर कोई डाक टिकट नहीं होगा। हंसी। लेकिन मैंने उस पर कुछ लिखा होगा, और वह लिखा हुआ यह होगा: मौसम आ सकते हैं और मौसम जा सकते हैं, सब कुछ नियत समय में कुम्हला जाता है, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज तब भी ताजा खिली रहती है जैसे ओस की बूंद। यह वह प्यार और स्नेह है जो अभी भी मुझे आपके लिए है। यह छोटी सी कविता हैरी लॉडर के व्यक्तित्व के अनुरूप है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उनकी वार्ता के पूरे तत्व के अनुरूप थी। इसीलिए यह उनके लिए उत्कृष्ट थी। यदि किसी औपचारिक और संयमित रोटेरियन ने इसका उपयोग एक गंभीर वार्ता के अंत में किया होता तो शायद यह इतनी अजीब होती कि लगभग हास्यास्पद प्रतीत होती। जितना अधिक मैं सार्वजनिक रूप से बोलना सीखता हूं, जितना अधिक स्पष्ट देखता हूं, उतने स्पष्ट रूप से महसूस करता हूं कि ऐसे सामान्य नियम बताना असंभव है जो सभी अवसरों पर काम करे। कितना कुछ विषय पर, समय पर, स्थान पर और व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि सेंट पॉल ने कहा था, सभी को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। मैं न्यूयॉर्क शहर के एक पेशेवर व्यक्ति के प्रस्थान के सम्मान में दिए गए विदाई रात्रि भोज में एक अतिथि था। 1 दर्जन वक्ताओं ने बारी बारी से खड़े होकर अपने जाने वाले दोस्त की प्रशंसा करते हुए उसे उसकी गतिविधि के नए क्षेत्र में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। 1 दर्जन वार्ताएं, और उनमें से केवल एक अविस्मरणीय तरीके से समाप्त हुई। यह वह थी जिसका समापक काव्यात्मक उदाहरण के साथ हुआ। वक्ता भावपूर्ण स्वर के साथ सीधे अपने विदा ले रहे दोस्त की ओर मुड़ा और बोला, और अब अलविदा, शुभकामनाएं। मैं आपको हर वह शुभकामना देता हूं जिसकी आप खुद कामना कर सकते हैं। मैं अपने दिल को छूता हूं जैसे पूर्वी लोग करते हैं। अल्लाह की शांति आपके साथ रहे। आप जहां भी आए, आप जहां भी जाएं, अल्लाह की खूबसूरत हथेलियां बढ़ती रहें। श्रम के दिनों और आराम की रातों के माध्यम से अल्लाह का प्यार आपको पवित्र कर दे। मैं अपने दिल को छूता हूं जैसे कि पूर्वी लोग करते हैं। अल्लाह की शांति आपके साथ रहे। चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष समापन एक लोकप्रिय तरीका है। इसे प्रबंधित करना अक्सर मुश्किल होता है, और यह सभी वक्ताओं एवं सभी विषयों के लिए समापन है भी नहीं। लेकिन जब अच्छी तरह से किया जाता है तो यह उत्कृष्ट होता है। यह एक शिखर तक, चोटी तक काम करता है, वाक्य दर वाक्य मजबूती प्राप्त करता है। लिंकन ने नियाग्रा फॉल्स पर एक व्याख्यान के लिए अपने नोट्स तैयार करने में चरमोत्कर्ष का उपयोग किया था।